नमस्कार छात्राओं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय समाज में कमज़ोर वर्ग के बारे में बात करेंगे। कमज़ोर वर्ग जैसा नाम से समझ में आता है, वीकर सेक्शन या कमज़ोर, जिन्हें समाज में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे वंचित रखा गया है, जिनके पास पूरे अधिकार नहीं हैं, जिनके पास वो सुख सुविधाएं या वो सहूलियतें नहीं हैं जो कि समाज के उच्च वर्ग को या जो मजबूत वर्ग है, स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप्स है, स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको जो सुविधाएं मिली है, वो सुविधाएं जिस वर्ग को प्राप्त ना हो उसे हम सामान्य शब्दों में कमज़ोर वर्ग कह सकते हैं। भारतीय समाज, आपको पता है कि प्रारंभ से ही बहुत विविधताओं वाला भी रहा है। वो विविधताएं धर्म के आधार पर भी थी, जाति के आधार पर भी थी, प्रारंभ में वर्ण के आधार पर थी। इन विविधताओं में धीरे धीरे विभाजन भी पैदा हुआ और धीरे धीरे असमानता भी विकसित हो गई थी। तो वहीं से कमज़ोर वर्ग की शुरुआत हो जाती है, जबकि समाज में अलग अलग वर्गों को अलग अलग स्थान दिया जाता है। कुछ को बहुत उच्च स्थान प्राप्त होता है और सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें दबाकर रखा जाता है, उन्हें संसाधनों से विहीन रखा जाता है, सुख सुविधाओं से दूर रखा जाता है, शोषण किया जाता है। इस वर्ग को हम कमज़ोर वर्ग के रूप में देख सकते हैं। कमज़ोर वर्ग की जो अवधारणा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। कुछ विद्वानों ने कुछ पर्टिकुलर ऐसे आर्थिक सामाजिक मापदंड निर्धारित किए हैं जिसके आधार पर हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जिन्हें हम कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में रखें। एमडी देसाई, जी पार्थ सारथी, जीडी रामाराव, मिन्हास, योगेश अटल, ये अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री जो हैं, इन्होंने कमज़ोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए कुछ प्रमुख आर्थिक सामाजिक मापदंड निर्धारित किए हैं। पहला मापदंड है वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके। जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, जो बेसिक नीड्स हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, और साथ ही साथ चिकित्सा। तो जो व्यक्ति इस मूलभूत आवश्यकताओं की श्रेणी को भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, जो निर्धनता रेखा के बहुत नीचे हों। आपको पता होगा पॉवर्टी लाइन या निर्धनता रेखा के आधार पर हम निर्धनता को मापते हैं। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो इस निर्धनता रेखा से बहुत नीचे हों उन्हें हम कमज़ोर वर्ग कहते हैं। दूसरा, वे व्यक्ति जो मुख्यतः दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हों और वो भी अनियमित और साथ ही साथ ऋतुओं के परिवर्तन पर आधारित। दैनिक मजदूरी वो लोग करते हैं और साथ ही साथ वो जो दैनिक मजदूरी है वो भी उनकी अनियमित होती है, रेगुलर वेजेस उन्हें नहीं मिलते। और साथ ही साथ कई बार आपने महसूस किया होगा, आप पढ़ेंगे भी आगे, जो कुछ रोज़गार जो होते हैं वो मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही कुछ चीज़ें बेची जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रकार के काम किए जाते हैं। तो ये जो दैनिक मजदूरी होती है उसी पर वो लोग आश्रित होते हैं और उसमें भी अनियमितता होती है। तीसरा, वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय योगदान होने के बावजूद उनका निरंतर शोषण होता रहता है। उनके जो श्रम है, उनकी मेहनत जो है, उसका शोषण किया जाता है और वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋणग्रस्त रहते हैं, यानी हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। चौथा, वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी भी ना हो कि वो कच्चे माल को खरीद सके या अन्य उत्पादित वस्तुएं खरीद सके। अगर वो कच्चा माल खरीद लेते हैं तो वो स्वयं किन्हीं चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं और अपने लेवल पर बेच सकते हैं, परंतु उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी कैपिटल या पूंजी नहीं होती और न ही वो अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद पाते हैं। पांचवा, लघु तथा सीमांत कृषक जिनके पास सिंचाई की सुविधा भी ना हो। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है किसी भी खेती बाड़ी के लिए, ज़मीन और पानी, तो वो भी अगर उनके पास ना हो तो उन्हें हम कमज़ोर वर्ग कह सकते हैं। 6 पॉइंट है वे व्यक्ति जो अपने परिवार की मानवीय ऊर्जा और पशु ऊर्जा के सहारे ही जीवन यापन कर सकते हैं। परिवार के जो उनके सदस्य हैं वो मजदूरी करते हैं और जो उनके पास एकाध कोई पशु है
उसकी मदद से, उसकी ऊर्जा से, उसके उत्पादन से ही वो अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर पाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हम कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित किया गया है, शोषित किया गया है और वो पिछड़े हुए हैं। इन मापदंडों के आधार पर हम अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को, पिछड़े वर्गों को, लघु तथा सीमांत कृषकों को, भूमिहीन मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को और परंपरागत कारीगरों को कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में मान सकते हैं। यहाँ पर हम विशेष रूप से बात करेंगे कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में दलित वर्ग की। दलित वर्ग कौन है? दलित वर्ग को हम क्यों कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में लाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दलित कौन है। दलित वर्ग की जो अवधारणा है ये वैदिक काल से चली आ रही है किसी न किसी रूप में। यानी जो इसका प्रारंभ हुआ था वो उसके जो चेन्स हैं, उसकी जो कड़ियाँ हैं वो वैदिक काल से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद में जो पहला वेद माना जाता है उसमें आर्यों में केवल 3 जातियों का उल्लेख किया गया था, 3 वर्णों का उल्लेख किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये माना जाता है कि ऋग्वेद के अंतिम चरण में शूद्र वर्ण का या दलित वर्ग का उदय हुआ। ब्राह्मण जो है उसके मूल ग्रंथ में, ब्राह्मण जो मूल ग्रंथ है उसमें शूद्रों को दास के रूप में निम्नतम स्थान दिया गया। वे प्रजातीय और सांस्कृतिक दृष्टि से आर्यों से भिन्न थे। उनके धर्म की जहाँ तक बात है तो धर्म भी उनका आर्यों से अलग था। आर्यों ने इन दासों के लिए अन्यव्रत, अंश, मृहर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इन शूद्रों की या दासों की जो सामाजिक विशेषाधिकार थे और धार्मिक अधिकार जो थे वो बिल्कुल निम्न थे। ना तो ये यज्ञ कर सकते थे, ना किसी प्रकार की बलि दे सकते थे। इनको घृणित, अपवित्र या अशुद्ध प्राणी माना जाता था। घुरिये का कहना है कि जहाँ तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का संबंध था, वैदिक युग में केवल प्रथम 3 व्यवस्थाओं को मान्यता प्राप्त थी और शूद्रों को आर्यों की धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोका गया था। इन अस्पृश्यों के लिए या दासों के लिए या दलितों के लिए हट्टन कहते हैं कि इन बाह्य जातियों की स्थिति का जन्म थोड़ा प्रजातीय, थोड़ा धार्मिक और कुछ सामाजिक रिवाजों का परिणाम है। इनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न थी और समाज का जो संस्तरण व्यवस्था जो थी, हायरार्की जो थी, उसमें भी इनकी पोजीशन निम्न हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर दलित एक ऐसा वर्ग था जिसे समाज में हर प्रकार से नीचे रखा गया था और उसका शोषण किया गया था। वर्तमान समय में हम दलित वर्ग के रूप में अनुसूचित जातियों का उल्लेख करते हैं। अनुसूचित जाति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग दलित वर्ग के लिए और अस्पृश्य जातियों के लिए किया जाता है। 1931 की जनगणना में इन्हें बाहरी जाति भी कहा गया था। महात्मा गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहा था। ब्रिटिश काल में इन्हें अछूत, अस्पृश्य या डिप्रेस्ड क्लास दलित वर्ग भी कहा जाता था। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यंत दयनीय होने के कारण इन्हें अछूत भी माना गया और दलित भी माना गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि ये वर्ग जो है वो अछूत ना होकर दलित है। क्यों दलित है? क्योंकि समाज ने इन्हें दबाकर और सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करके रखा है। सन 1935 में सबसे पहले इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गई थी, जिसमें अलग अलग जो अस्पृश्य जातियां हैं उन्हें सम्मिलित किया गया था। इस अनुसूची के आधार पर वैधानिक दृष्टिकोण से इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द को काम में लिया गया। यानी जिन जिन जातियों को इस अनुसूची में रखा गया उन्हें अनुसूचित जातियां कहा गया। साधारणतः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिनका उल्लेख धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया गया है। भारत में जब हम अनुसूचित जातियों का जिक्र करते हैं तो 1935 में जब पहली बार इनका अलग से एक लिस्ट बनी, एक शेड्यूल बनी, तब इनकी जनसंख्या 5.01 करोड़ थी।
जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है 2011 की, उसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 20.13 करोड़ है, जो कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.6% है। और सबसे अधिक दलित वर्ग जो हैं या अनुसूचित जातियां जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, 4.13 करोड़। हम जनरली जानते हैं कि दलितों को बहुत सारी निर्योग्यताओं का, बहुत सारी डिसेबिलिटी का, या बहुत सारे जैसे कह सकते हैं कि जो सुविधाएं उनसे छीनी गई है, इन सारी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक निर्योग्यताओं की, यानी क्या क्या धार्मिक निषेध उन पर लगाए गए हैं, क्या प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, पवित्र जो नदी घाट हैं उन पर वो नहीं जा सकते, अपने ही घरों में भी उन्हें देवी देवताओं के पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि ब्राह्मण जो है वो उनके घर पूजा, श्राद्ध या यज्ञ भी नहीं करवाते, और ना ही उन्हें वेदों या अन्य धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने की अनुमति दी गई है। दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया, और इसी कारण उनके शुद्धिकरण के जो संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार है या अन्य संस्कार है, जो 16 प्रमुख संस्कारों का हिंदू धर्म में उल्लेख मिलता है, उन सारी चीज़ों से इन्हें विमुख रखा गया है। सामाजिक निर्योग्यताओं की जहाँ तक बात है, दलितों को सवर्ण हिंदू जो जिन्हें माना जाता है, उनके साथ सामाजिक संपर्क रखने, उनके सम्मेलनों में, गोष्ठियों में शामिल होने की परमिशन नहीं है, और न ही उनके साथ खान पान का संबंध वो रख सकते हैं। यहाँ तक कि जिन कुओं से वो लोग पानी भरते हैं सवर्ण हिंदू, वहाँ से दलित पानी भी नहीं भर सकते, स्कूलों में भी नहीं पढ़ सकते, उनके हॉस्टल्स में भी नहीं रह सकते। कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से भी उन्हें रोका गया है, जैसे पीतल या तांबे के बर्तन को वो काम में नहीं ले सकते, अच्छे वस्त्र, सोने के आभूषण आदि नहीं पहन सकते। इसी प्रकार शिक्षा से उन्हें वंचित रखा गया है। कोई भी चौपाल, मेले, बाजार वगैरह जो लगते हैं, मनोरंजन के जो कुछ साधन होते हैं, उनका प्रयोग करने का भी उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। आर्थिक आधार पर देखें अगर हम, तो दलितों को जनरली वो सारे काम सौंपे गए जो कि सवर्ण हिंदू अपने योग्य नहीं समझते। जो उच्च जातियां जो है, जो काम स्वयं नहीं करना चाहती, जिन्हें सफाई से रिलेटेड जो काम है, चाहे वो शारीरिक सफाई हो, चाहे वो ज़मीन की सफाई हो, कहीं पर भी रोड्स की सफाई हो, इससे रिलेटेड जो भी काम है, वो सारे काम उन्होंने दलित जातियों पर थोपे। मलमूत्र उठाना, सफाई करना, मरे हुए पशुओं को उठाना, उनके चमड़े से चीज़ें बनाना, ये सारे काम दलित वर्ग पर आए। ये लोग गांव में अधिकतर भूमिहीन कृषकों के श्रमिकों की तरह भी रहते हैं। संपत्ति संबंधी भी उनके पास निर्योग्यता बनी रही, न तो उन्हें ज़मीन पर अधिकार था, न ही उन्हें धन संग्रह करने की आज्ञा दी गई। वे हमेशा दास के रूप में अपने स्वामियों की ही सेवा करते थे, और उनका जो वेस्टेज है उसको साफ करना, ये काम दलितों को दिया गया। राजनीतिक तौर पर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी निर्योग्यताएं उनके साथ रही, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। शासन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने में, कोई सुझाव देने में, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने में, राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने में, ये सारे अधिकार जनरली दलितों को नहीं दिए गए। और साथ ही साथ कोई सामान्य अपराध भी हो अगर वो करता कोई दलित व्यक्ति, तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। ये बहुत डरावना सिनेरियो है, बहुत एक नेगेटिव पिक्चर है, जिसमें दलितों के ऊपर इतने सारे जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। परंतु समय के साथ में परिस्थितियां बदली है। ये जिन भी निर्योग्यताओं की हमने अभी बात की, ये सब एज इट इज़ आज समाज में नहीं है, इनमें बहुत परिवर्तन भी आ चुका है। वर्तमान में दलितों की जो प्रमुख समस्या है वो सामाजिक और आर्थिक अधिक है, धार्मिक और राजनीतिक कम है। यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी निर्योग्यताएं हैं उनके साथ में, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। परंतु धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में वो चैतन्य हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति वो धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। और दूसरी ओर स्वतंत्र भारत के जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने भी देश के कमज़ोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है,
और साथ ही साथ उनके विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का जब संकल्प लिया गया तो साथ ही साथ समानता और न्याय पर आधारित व्यवस्था को लागू करने का भी उल्लेख किया गया और कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, चाहे सामुदायिक विकास योजना हो, समाज कल्याण कार्यक्रम हो, अंत्योदय योजना हो, इन सब में दलितों का, कमज़ोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। जो प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की। भारत के संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनके द्वारा हम ये जो छुआछूत है उसका निवारण कर सकें और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग का कल्याण भी कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में अस्पृश्यता से जुड़ी हुई जो व्यावसायिक निर्योग्यताएं हैं कि अस्पृश्य व्यक्ति, अछूत व्यक्ति क्या क्या व्यवसाय नहीं कर सकते, उनको ख़त्म करने की बात की गई है। अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों पर सभी जातियों के प्रवेश को खोलने की बात की गई है। अनुच्छेद 29 में राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोके जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में राज्य के जो दुर्बलतम लोग हैं, वीकर सेक्शन जो है, उनकी शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 330, 332 और 34 में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए संविधान लागू होने के 20 वर्ष तक लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखे गए। उसके बाद इसे वापस 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और वर्तमान समय भी ये व्यवस्था कायम है। शिक्षा संबंधी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। अन्य लोगों के समान वो बिल्कुल बराबर की शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए विशेष प्रबंध भी किए गए। देश की सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। संघीय लोक सेवा आयोग जो है उसकी यूपीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केंद्र बनाना और पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनाना, इन सारी चीज़ों पर भी धनराशि खर्च की जा रही है। विधानमंडलों एवं पंचायतों में भी जनजातियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। वर्तमान समय में लोकसभा में 543 में से 84 स्थान और विधानसभाओं में 4041 में से 547 स्थान जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व या सुरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार कल्याण एवं सहकार संगठन एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर एक पृथक मंत्रालय भी स्थापित किया गया है। सरकारी नौकरियों में भी अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिलाया जा रहा है। तीसरी और चौथी श्रेणी में सीधी नियुक्ति के लिए और दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी में विभागीय परीक्षाओं के आधार पर उनके लिए 15% स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनको आयु सीमा में तथा योग्यता में भी, जो मानदंड है योग्यता का, उसमें भी विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार आर्थिक उन्नति के लिए भी सरकार जो है वो विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है, भारत सरकार भी और राज्य सरकारें भी। कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्र में अस्पृश्य जातियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग स्कीम्स इसके माध्यम से चलाई गई है और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण, ऋण तथा अनुदान का प्रबंध भी दलित कल्याण के लिए किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत में जो कमज़ोर वर्ग है उसका जो निर्योग्यताएं हैं उन्हें धीरे धीरे समाप्त करके एक कल्याणकारी व्यवस्था के साथ साथ में उन्हें आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।